अभी तो मौसम नहीं आया है बट बड़ी जल्दी मौसम आ जाएगा बारिश का। आई थिंक द बेस्ट मोमेंट, राइट? लेकिन इट्स रेनिंग या फिर इट्स ड्रिजलिंग कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कैसे कहेंगे? आइए सिखाती हूँ। नंबर 1, द हेवंस हैव ओपनड अप, यानी कि ऊपर से बारिश शुरू हो गई तो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। नंबर 2, द स्काईज हैव ओपनड अप। Number 3, it's pouring down outside. Number 4, the rain is coming down heavily. The rain is coming down hard. The rain is falling steadily. ये तीनों एक जैसे थे इसलिए जल्दी से बता दिया। Next, it's wet and damp outside. It's a wet day today. We're having a rain shower. एक और होता है, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाउ टू स्पीक इन इडियम्स, यानी अंग्रेजी के इडियम्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। अगर आपको कहना है मैं इस बारे में सोचूंगा तो आप कह सकते हैं I'll mull it over. Mull it over. नंबर 2, मैं तुमसे सहमत हूँ, I am on board with you. Absolutely. Yes. I'm right on board with you. अगर आपको ये पूछना है किसी से कि क्या तुमने फाइनल डिसीजन ले लिया है इस विषय में, तो आप पूछ सकते हैं Have you made up your mind about it? Have you made up your mind? अगर आप कहना चाहते हैं अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया, तो आप कहिए It slipped from my mind. Let's slip my mind, you know. अगर आपको ये कहना है यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं I'm not following that. Next. Okay, I'm not following. अगर आपको किसी को कहना है कि मैं तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा, how will you say that in idioms? Let me know in the comment section. चलो चलो चलो, ये चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, राइट? भैंस के आगे बीन बजाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देखो, हमेशा लिटरल ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा तुम्हें कि वर्ड बाय वर्ड भैंस को बफलो कहते हैं, स्वाइन नहीं कहते हैं। गणित में मत जाओ, बस मीनिंग समझो। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नाउ अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं कह सकती हूँ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी ईटिंग टू माय कजिन बट आई थिंक इट वाज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, मैंने उसको समझाया बट वो माना नहीं। अगर तुम्हें ये इडियम पसंद आया, वो है डेडिकेटेडली फॉर लर्निंग सम इडियम्स। इडियम्स जो होते हैं ना, वो हमारी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और फ्लुएंट या फिर थोड़ा सा और एक्सपर्ट साउंड देने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपको कभी कोई बहुत ही चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, खुश मिजाज जिसको कहते हैं, ऐसा इंसान मिले, तो आप इडियम्स में उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आप कह सकते हैं ही और शी इज अ रे ऑफ सनशाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम। फिर यार कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जिंदगी में जो बेचारे ना लोगों के बिना नहीं रह पाते, मतलब उनको बस चाहिए कि उनके दोस्त, उनके घर परिवार वाले कोई नहीं है तो भाई अनजान लोगों के साथ वो पार्टी करने चले जाते हैं। तो ये जो लोग जो एंजॉय करते हैं ना बीइंग अराउंड अदर्स, या फिर बड़े सामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं अ पीपल्स पर्सन। नंबर 3, उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ लक्ष्य जैसे लोग। ये ना अपने आप को बहुत सख्त लौंडा बन के घूमते हैं, मतलब कि इनको किसी से डर नहीं लगता, मेरा क्या कर लेंगे, नौकरी है चली जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये अंदर से बहुत स्वीट होते हैं बट ऊपर से दिखाते हैं कि हम तो सख्त हैं। इडियम में क्या बोलोगे आप इनको? आप कहोगे अ टफ कुकी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम सब कुछ अकेला कर सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। ये ढोंग ढकोसले मैं भी करती हूँ, जबकि मुझे सबकी जरूरत है, मेरी पूरी टीम के बिना मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ये जो दिखावा करते हैं ना लोग कि मैं तो अकेला काफी हूँ, ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं अ लोन वुल्फ। द नेक्स्ट इडियम इज अ सोशल बटरफ्लाई। आई थिंक इस पे मैं अपनी टीम में से नाम लेना चाहूंगी राम जी का। तो राम जी जो है ना, ये बड़े आउटगोइंग है, इनकी फटाफट सबसे दोस्ती हो जाती है, इनको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, दूसरों को तुरंत कंफर्टेबल कर देते हैं कि अरे परेशान मत होइए मैडम, माइक लगा लीजिए, ये कैमरा सेट कर दिया, ऐसे ऐसे। तो ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, पता इनको क्या कहते हैं? सोशल बटरफ्लाई, मतलब हर तरफ जाना है, मिलना है, खिलना है एंड ऑल ऑफ दैट। आप भी मुझे बताइएगा कि ये इडियम्स में आपकी जान पहचान में कौन कौन से लोग फिट होते हैं, सबको टैग कर करके कॉमेंट कर देना। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी, किसी ना किसी मोड़ पर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अंग्रेजी में इसके लिए यूज करते हैं समवेयर डाउन द लाइन। जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। समवेयर डाउन द लाइन इन लाइफ यू विल गेट टू नो माई वैल्यू। किसी ना किसी मोड़ पर ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन समवेयर डाउन द लाइन। किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, कुछ इडियम्स जो कि बुक्स, लाइंस, रीडिंग से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, बाय द बुक। अगर तुम किसी काम को बिल्कुल रूल्स के हिसाब से कर रहे हो ना, तो आप वहां पर कह सकते हैं आई एम डूइंग इट बाय द बुक्स। नंबर 2,
आप कह सकते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब कुछ लोग बिना कहे हुए बातों को समझ जाते हैं तो वहां कहते हैं भाई आई हैव रेड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। जैसे कहते नहीं अरे इशारा समझ जाओ, अरे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं पर समझ जाओ। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। नंबर 3, टर्न द पेज, यानी जिंदगी में आगे बढ़ना, टू मूव ऑन फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टू स्टार्ट अन्यू। अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं तो कह सकते हैं आई हैव टर्न्ड दैट पेज। नेक्स्ट इज इन समवन्स बुक, किसी की राय में। जैसे कभी कभी हम कहते हैं भाई यार देखो किसी की राय में तो हर इंसान खराब होता है, सबको सब नहीं पसंद करते ना। Well, in someone's book, everyone is a villain. Well, I hope you enjoyed the video. Don't forget to use these idioms and make your sentences in the comments. कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई एक इंसान कुछ गलत करता है और फिर उसको जवाब देने के चक्कर में हम भी कोई गलती कर देते हैं। फिर क्या ये सही हो जाता है? मतलब अगर मेरे भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैंने पलट के उसे एक थप्पड़ मार दिया तो क्या ये बात सही हो गई? यहाँ पे दोनों लोगों ने किया तो गलत ही, राइट? किसी गलत काम के जवाब में अगर आप भी गलत कर रहे हैं तो उससे सिचुएशन सही नहीं हो जाती। और पता है इसके लिए हम एक इडियम भी जानते हैं, 2 wrongs do not make a right। याद रखना कि गलत अगर 2 लोग कर रहे हैं तो दोनों ही गलत हैं, उससे कोई सही नहीं हो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी शादी पे तुम्हें इनवाइट नहीं किया पर तुम उसे जरूर इनवाइट करना, क्योंकि गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम भी सही नहीं होता। He didn't invite you to his wedding, but you should definitely invite him because 2 wrongs do not make a right। कुछ weathers यानी मौसम पे बने idioms। सबसे पहला, Indian summer। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी ड्यूरेशन, अवधि या पीरियड जबकि बहुत ज्यादा गर्मी और ड्राइनेस हो रही है मौसम में, जो कि ऑटम के टाइम देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं वी आर एक्सपीरियंसिंग एन इंडियन समर। नेक्स्ट इज निप इन द एयर। जब आपको हवा में थोड़ी सी ठंड और ठंड की वजह से चुभन महसूस होती है तो कहते हैं आई कैन फील द निप इन द एयर। द नेक्स्ट वन इज ऑटम ईयर्स। जब भी आप बात करते हैं एक इंसान की जिंदगी के लास्ट वाले या बाद वाले ग्रोन अप वाले ईयर्स की, तो उसे कहा जाता है ऑटम ईयर्स ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। सो बेसिकली ये रिलेटेड होता है उसके रिटायरमेंट, ओल्ड एज एटसेट्रा से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा बर्स्ट ऑफ कलर। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर लोग आपको ये सांत्वना देते हैं कि एक बार भरोसा करो और ये काम कर लो। वहां पर एक अंग्रेजी का इडियम यूज में आता है जिसे कहते हैं टेक अ लीप ऑफ फेथ। टू टेक अ लीप ऑफ फेथ मीन्स टू बिलीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं आई होप ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स शी विल बी विलिंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट हेड्स एंड टीचर्स। नाउ ऐसे ही और इडियम सीखने के लिए आपको बस एक काम करना है। आइए सीखते हैं कुछ इडियम्स जिनको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर 1, अ सोशल बटरफ्लाई, समवन हु इज वेरी सोशल एंड आउटगोइंग एंड एंजॉयज बीइंग अराउंड पीपल। जिनको पार्टीज में जाना, दोस्तों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, उन्हें कहते हैं सोशल बटरफ्लाई। एग्जाम्पल, शी इज अ सोशल बटरफ्लाई, ऑलवेज एट एवरी पार्टी एंड इवेंट। Number 2, someone who talks a lot, just like me. My little brother is such a chatterbox. जो बहुत बातें करते हैं उन्हें कहते हैं chatterbox. Next is a worrywart, someone who worries too much about small little things. छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, जैसे हमारी mothers. Stop being such a worrywart. Everything will be fine. Then I have a negative one, a cheapskate. Someone who's reluctant to spend money or somebody who's very stingy. जो कंजूस लोग होते हैं, जो अपना पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते, जैसे बिल्कुल हमारे नंदन जी। तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल में, don't expect him to treat you to dinner. He's a cheapskate. Let's learn some idioms. Number 1, a ray of sunshine. कोई ऐसा इंसान यार जो हमेशा cheerful रहता है, पॉजिटिव रहता है। होते ना कुछ लोग जब आते हैं कहीं पे तो एकदम से माहौल लाइट हो जाता है, खुशी फील होती है। ऐसे लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं he or she is a ray of sunshine. A people's person, वो लोग जिन्हें लोगों के बीच यानी एक कंपनी में सबके साथ रहने में मजा आता है। So someone who enjoys being around others is or maybe is a sociable person and gets along very well with people. ऐसे लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं he is a people's person.
The next one is a tough cookie. Someone who is very strong, someone who is very resilient. यानी कि कोई इंसान जो गिव अप नहीं करता है just because कोई डिफिकल्टी आ गई, कोई चैलेंज आ गया तो उन्होंने गिव अप कर दिया. नहीं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है and they are able to handle difficult situations without showing any weakness, then you can call them a tough cookie. What's the next one? It's a lone wolf. Someone who prefers to be alone and independent rather than a part of a group. So अगर कोई इंसान है ना जो कहता भाई हम अकेले संभाल लेंगे, हमें नहीं जरूरत है 50 लोगों की, ऐसे लोगों को हम कहते हैं he or she is a lone wolf. Next one is a social butterfly. Someone who is outgoing, enjoys socializing, very comfortable in various social situations. यानी कहीं भी लेके जाओ, पार्टी करने लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ, शॉपिंग करने लेके जाओ, लोग मिल रहे हैं तो बंदा खुश है. So that kind of people are called social butterfly. What was your favorite idiom that you learned today? किसने तोड़ दिया? सर अम्मान ने तोड़ा है सर. सर पक्का यहीं से आ रहा था सर. नॉनसेंस. अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. हाँ, जब गलती तुम्हारी होती है और तुम ब्लेम किसी और को करते हो तो हिंदी में तो यही कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है. अंग्रेजी में इस बात को कैसे कहते हो? द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. वेल, इन अ सेंटेंस आप कह सकते हैं ही क्रिटिसाइज्ड हर फॉर बीइंग लेट बट ही इज ऑलवेज लेट हिमसेल्फ. सो द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक. इफ यू एंजॉयड दिस फ्रेज, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज. कभी कभी लाइफ में हम कुछ निर्णय लेते हैं. निर्णय को अंग्रेजी में कहते हैं डिसीजन. निर्णय लेना को कहते हैं मेकिंग और टेकिंग डिसीजंस. लेकिन डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए कुछ मुहावरे यानी इडियम्स आइए सीखते हैं. एक सेकंड, एक बात सुनिएगा. इडियम पढ़ा दीजिए मैडम, ऐसे मत बोला करिए. इडियम्स होते हैं. वेल, नंबर 1, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट. कभी कभी हम लोगों से कहते हैं यार तुम अभी से क्यों परेशान हो रहे हो शादी के लिए, जब शादी की बात आएगी तब देखना क्या करना है. तो वहां पर ही हम यूज करते हैं क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि डील विद द प्रॉब्लम जब वो आएगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट वरी, वील क्रॉस दैट ब्रिज लेटर. नंबर 2, weigh your options, यानी तुम्हारे पास जितने विकल्प हैं उन सारी चॉइसेस को कंसिडर कर लेना अब कोई भी निर्णय लेने से पहले. जैसे मान लो कि तुम्हें IIM अहमदाबाद से कॉल आ गया, IIM बैंगलोर से कॉल आ गया, या फिर IIFT से भी कॉल आ गया. ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं. फिर तुम अपने घर वालों से पूछते हो कि अच्छा मैं कौन से वाले को ज्वाइन करूं, तो घर वाले कहते हैं बेटा सारे ऑप्शंस को ना अच्छे से सोच समझ के देख लो कौन सा अच्छा है. सो वहीं पर हम यूज करते हैं weigh your options properly. For example, before you decide which college to join, please weigh your options carefully. Next, make a mountain out of a molehill. कभी कभी निर्णय लेते वक्त ना हम बहुत छोटी छोटी चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं कि oh my God यार वो कॉलेज, उस कॉलेज में तो 10,000 रुपए फीस ज्यादा है. भाई सुनो, उस कॉलेज से शायद जब तुम पास करके निकलोगे तो मैं 45, 40, 50 लाख का पैकेज भी तो मिलेगा, राइट? तो छोटी छोटी बातों का पहाड़ मत बनाओ, राइट? सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, रिलैक्स एंड टेक द डिसीजन. नेक्स्ट इज कट टू द चेज. देखो कई बार होता है हम निर्णय ही नहीं लेते हैं, हम बात को गोल 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 घुमाते जा रहे होते हैं, फिर हमें डांट पड़ती है कि फालतू बातें मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ, निर्णय लो और आगे बढ़ो. सो गेट टू द मेन पॉइंट. उसी के लिए हम कहते हैं कट टू द चेज. एग्जाम्पल, लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द इशू और टेक द डिसीजन. एंड द लास्ट वन इज गो विद योर गट. जो तुम्हारा मन कह रहा है, कभी कभी ना अंदर से एक आवाज आती है, उसी को तो हम कहते हैं गट फीलिंग. अच्छा हाँ, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि गट फीलिंग क्यों कहते हैं, ठीक है? लेकिन अभी सुन लो, गो विद योर गट यानी जो तुम्हारी इंट्यूशन है, जो अंदर से आवाज आ रही है उसको फॉलो कर लो निर्णय लेते वक्त. तो अगर कभी तुम्हें किसी को ये नहीं कहना कि नहीं ऐसा ही करो वैसा ही करो, आप उनसे कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो मन कर रहा है वो कर लो, तो वहां पर आप बोल सकते हो जस्ट गो विद योर गट, जैसा मन कर रहा है वैसा कर लो. ये अदर 24/7 को इतने सारे प्ले बटन्स मिल गए. आई एम सो एक्साइटेड. क्या आप भी अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ ये कहते हैं आई एम सो एक्साइटेड? चलिए आपको सिखाती हूँ 5 नए इडियम्स जिसकी मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना एक्साइटमेंट. नंबर 1, आई एम जंपिंग फॉर जॉय. नंबर 2, आई एम ऑन क्लाउड 9. नंबर 3, आई एम लाइक अ किड इन द कैंडी शॉप. Next, you can say I'm bouncing off the balls. And next, you can say I'm like a dog with 2 tails. I hope. Important idioms. The world is your oyster. इस idiom का अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो. Number 2, turn a blind eye. The idiom means to ignore something that's clearly wrong. जब कोई चीज गलत है और तुम उसको अनदेखा कर रहे हो तो कह सकते हैं कि turning a blind eye. Number 3, hit the hay.
इसका मतलब होता है टू गो टू बेड। कह देना भैया आई एम गोइंग टू हिट द हे अगर थके हुए हो तो। नंबर 4, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जितनी बकबक करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्शन करो उससे फर्क पड़ेगा। एंड द लास्ट इडियम इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसका बेसिकली मतलब होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल सोर्स, यानी जिसके ऊपर बीती है वही तुमको आके बताए। जब हम बात करते हैं बहादुरी की या जिंदा दिली की या ब्रेव लोगों की, तो अब आपको यूज करने हैं ये वाले इडियम्स। नंबर 1, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि किसी चीज का बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ सामना करना। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द इश्यूज शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। That's me taking the bull by the horns. नंबर 2, स्टैंड वंस ग्राउंड, अपनी बात पर अडिग रहना, अड़े रहना। टू रिमेन फर्म एंड रेजोल्यूट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी आए तो ये नहीं डर के भाग गए, अडिग रहना। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस इडियम को। ऑल्सो एग्जाम्पल इज डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी स्टूड हर ग्राउंड एंड डिफेंडेड हर पोजीशन। देयर इज वन मोर जो कि है गो द एक्स्ट्रा माइल। इसे आप हिंदी में कैसे यूज कर सकते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन। फटाफट से सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। नंबर 1, एड इंसल्ट टू इंजरी, या जब कोई पहले ही परेशानी चल रही हो, दुख चल रहा हो और कोई उसको भी खराब कर दे, मैटर को बद से बदतर कर दे, तो आप कह सकते हैं दिस जस्ट एडेड इंसल्ट टू माई इंजरी। And to add insult to serious injury. Just to add insult to injury. नंबर 2, ahead of time, वक्त से आगे चलना। Something that happens early or before it is supposed, यानी कि जो आप मान के चल रहे हैं कि यार ये तो 2-4 साल बाद होना चाहिए था, but then वो पहले ही हो गया, तो आप क्या कहेंगे? This is ahead of its time. Ahead of his time. Ahead of my time. Number 3, barking up the wrong tree, looking in the wrong place, accusing the wrong person, गलत बंदे पे चह चह चिल्लाना, गलती किसी और की सुना किसी और को देना, नुकसान करा हिमांशु भरे आलोक, तो इसी को कहते हैं barking up the wrong tree. Keep learning, keep shining, all the very best. Interesting English idioms. When you want to say something's wrong, कुछ गड़बड़ है, तो आपको कहना चाहिए I smell a rat. When you want to say कुछ familiar सा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं ring a bell, it rings a bell. और अगर आपको कभी कहना है बिल्कुल नहीं, absolutely not, तो आप कह सकते हैं over my dead body. Next, out of control, फिर आपको कहना है out of hand. और अगर आपको कहना है कि अरे वो तो पुराने समय की बात हो गई, it's in the past, तो आप कह सकते हैं it's water under the bridge. Word, जब हमें अचानक से मार्केट में या कहीं पर कोई भी हमारा फ्रेंड मिल जाता है, तो हम कहते हैं अरे it's a small word, तुम यहाँ भी मिल गई मुझे. Well, the next one is out of the blue. कोई भी चीज जो बिल्कुल अचानक से हो जाती है, हमें पता ही नहीं था कि होगा, so it basically happened unexpectedly, तो हम कह सकते हैं well, this is out of the blue. मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिल जाऊंगी. This is so out of the blue. Well, the next one is to do a double take. जब भी हमें किसी चीज को देख के लगता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, oh my God, is this really happening? तो हम क्या कहते हैं, उसे 2 बार देखते हैं कि ये पक्का वही है या ये हो रहा है मेरे साथ. तो इसी चीज को हम कहते हैं to do a double take. Actions speak louder than words. आप जो भी काम करते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिर्फ बोलने की जगह, तो आप कहेंगे actions speak louder than words. Next one, in the same boat. अगर आप और आपका दोस्त एक ही सिचुएशन में है, एक ही स्थिति में फंस गए हैं, तो आप कह सकते हैं यार we are in the same boat. उसके बाद आएगा फेवरेट वाला idiom, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कभी कभी ना कुछ चीजें होती हैं जो सामने से देखने में खराब लग रही होती हैं, अनफॉर्चुनेट या बैड लग रही होती हैं, लेकिन बाद में वही सही लगता है. कभी कभी होता नहीं है, ट्रिप कैंसिल हो गई, फिर पता चलता अच्छा हुआ कैंसिल हो गई क्योंकि वहां तो एक्सीडेंट हो गया. ऐसी चीजों को कहते हैं blessing in disguise. Let me know your favorite idiom. Idioms that you can use while traveling. Number 1, hit the road, यानी कि to start a journey, to leave for a journey. जब आप निकल रहे होते हैं ना कहीं के लिए, तो आपको कहना चाहिए let's hit the road. Next आप कह सकते हैं break the journey, यानी कि कहीं पर halt करना, रुक जाना या stop कर जाना. As simple as that. Next, to get itchy feet. वो जो घर में बैठे बैठे मन करता है ना, मम्मी चलिए ना पहाड़ों पे चलते हैं या चलिए ना बीच पे चलते हैं, तो जो एक अंदर से डिजायर आती है टू ट्रैवल, तब आप कहते हैं यार I've got itchy feet, यानी मेरा घूमने टहलने का मन कर रहा है. नेक्स्ट, मेक योर वे बैक, यानी कि वापस अपने ओरिजिन पर पहुंचना, टू ट्राई टू रिटर्न टू योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट हो सकता है ऑफ द बीटन ट्रैक, या ऐसा कोई भी रास्ता या प्लेस जो कि दूर है, काफी मतलब अनकॉमन है, वहां ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, सो ऑफ द बीटन ट्रैक बोल सकते हैं. पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दोनों पैरों में से जो ज्यादा सुंदर है उससे आगे रख दो.
ये तो फालतू बकवास थी। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है लीव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि तुम जहां पहली बार जा रहे हो और तुम्हें वहां पर अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो तुम कह देना आई एम गोइंग टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये वाला तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए, हिट द बुक्स। हमेशा क्या कहते हो, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू स्टडी। सिंपल कह देना आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स, यानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी। कूल एज अ कुकुम्बर, हु इज कूल एज अ कुकुम्बर? यार ये कहते ही ना मुझे दो लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा राहुल द्रविड़। दोनों कितने शांत और कॉन्फिडेंट थे, बट शांत लोग थे, राइट? तो जो कूल, काम बट कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उन्हें आप कह सकते हैं ही और शी इज कूल एज अ कुकुम्बर।